Hi everybody, welcome to Expert Smart Classes again, and this is your CDP educator Kajol Sinha here. तो ऑल एस्पिरेंट्स आप के साथ हमने स्टार्ट की थी सीडीपी की सीरीज और उसमें हमने लास्ट चैप्टर डिस्कस कर लिया था दैट वाज लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, अधिगम जो पूरा प्रोसेस होता है, पूरा कंसेप्चुअल चीज़ हमने उसमें देखी थी। वी हैव डन डिफरेंट काइंड ऑफ कर्व्स, बहुत सारे वक्र हमने डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है बिकॉज इसमें हम डिफरेंट काइंड के जो हमारे बिहेवियर्स थे उनके बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने क्या थ्योरीज दी थी और उन थ्योरीज पे उन्होंने कैसे काम किया है, कैसे डिस्कवरी की है और डिफरेंट काइंड की चीज़ों को उन्होंने कैसे फॉलो अप करके और ये थ्योरीज को जनरेट किया है। और बेसिकली ना उन्होंने क्या किया है कि अलग अलग जो हमारे एनिमल्स होते हैं उन पर ये एक एक्सपेरिमेंट करके उन थ्योरीज को प्रूव किया है। तो एग्जाम्स में कई बार आता है आपके सीटेट के हो या फिर जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, फैक्चुअल नॉलेज इसमें से कई बार पूछ ली जाती है स्किनर के बारे में, थॉर्नडाइक के बारे में, तो वो आप बेसिक चीज़ें जो है वो अच्छे से कर लेंगे। चलिए तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है ईएल थॉर्नडाइक से। एंड थॉर्नडाइक को कौन नहीं जानता, आई थिंक सभी ने पढ़ा हुआ है इनके बारे में। अगर ठीक है थोड़ा सा माइंड से अगर जा रहा होगा कोई नहीं, बट इम्पॉर्टेंट पर्सन है। इन्होंने क्या किया था, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी इन्होंने प्रपोजल दी थी। मतलब ट्रायल एंड एरर का मतलब क्या कि भाई त्रुटि होती है इंसान से और वो क्या करता है, एरर भी करता है और उसके साथ साथ वो प्रैक्टिस भी करता रहता है। मैं दोबारा कह रही हूँ सुनना, कि कोई भी पर्सन जीवन में जब भी कुछ सीखने जाता है नया, तो उसको उसके साथ होगी, ठीक है, गलती करेगा, एरर आएंगे और उस गलतियों को वो सुधार कैसे सकता है, थ्रू दी प्रैक्टिस। ठीक है, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करके ही और शी कैन लर्न एनीथिंग एंड कैन इम्प्रूव हीज और हर एरर्स। तो ध्यान रखेंगे ईएल थॉर्नडाइक व्हाट ही गेव, इन्होंने दिया था ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो देखिए फोटो है इनकी अच्छी सी, वो देख सकते हैं, वैसे फोटो नहीं आती बट फॉर योर नॉलेज। अब देखिए थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, प्रयास एवं त्रुटि, प्रैक्टिस एंड एरर। अब इस थ्योरी में उन्होंने क्या कहा था कि अगर किसी को आप स्टिमुलस बढ़ा दें, स्टिमुलस क्या होता है, उत्तेजना, मतलब अगर आप किसी की स्टिमुलस को बढ़ा दे तो वह उसके प्रति क्या करेगा, रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है। और जब वह बार बार रिस्पॉन्स करता है तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने में सक्सेस हो जाएगा। कैसे, उन्होंने क्या किया, थॉर्नडाइक ने ये जो पूरा का पूरा एक पूरा लॉजिक दिया है ना, जो अभी मैंने आपके सामने डिक्टेट किया है, ये लॉजिक ऐसे ही नहीं दे दिया हवाबाजी करते हुए कि भैया ठीक है। उन्होंने प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट किया एक पर्टिकुलर एनिमल पर, उसके बिहेवियर को मेजर किया एंड देन ही गेव द वेरी गुड थ्योरी दैट इज कॉल्ड व्हाट, एरर एंड मिस्टेक थ्योरी। अब इसमें इन्होंने क्या किया था, इस थ्योरी में मैं थोड़ा सा आपको एक बता देती हूँ ओवरव्यू। इन्होंने ईएल थॉर्नडाइक ने एक पिंजरा होता है ना, उसको लिया और उसमें एक जो बिल्ली होती है उसको बंद कर दिया। अब पिंजरे में जब कैट को बंद किया तो ठीक है वो नॉर्मल बैठी हुई है, लेकिन अब वो पिंजरे को बंद करने के बाद एक बाहर उसके फिश रख देता है एक बाउल में, तो उसमें फिश रखता है और बिल्ली को वो दिख जाता है। बिल्ली ने जब उस अपने खाने को देख लिया तो ऑब्वियस सी बात है, देखो कोई भी पर्सन है अगर वो बहुत टाइम से बंद है और उसको भूख लग रही है और उसके सामने आप खाना दिखाओगे तो ऑब्वियस सी बात है वो स्टिमुलेटेड हो जाएगा। स्टिमुलेटेड का मतलब वो उत्तेजित हो जाएगा, उत्तेजना। ठीक है, उत्तेजना अगर ना समझ आए कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टिमुलस पढ़ लेना कि जब उसकी फेवरेट चीज को देखकर वो क्या हो जाए, काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाए, बहुत मतलब उस काम को करने के लिए कुछ भी कर सकता है, ये समझ लो। तो वो क्या है, वो बिल्ली कर रही थी। चलिए जब स्टिमुलस बढ़ता है तो वो रिस्पॉन्स करना डेफिनेटली स्टार्ट कर देगी। ठीक है, देखो अब उसके सामने खाना रखा गया है तो अब वो ये सोच रही है कि भैया मुझे खाना चाहिए, मुझे बड़ी तेज भूख लग रही है और उसको सेटिस्फाई करने के लिए मुझे पहले इस पिंजरे से बाहर आना पड़ेगा। तो पिंजरे से बाहर आने के लिए क्या कर रही है, वो कोशिशें करेगी। ठीक है, शी विल ट्राई हर बेस्ट, बहुत कोशिशें करेगी, रिस्पॉन्स करेगी। और जब वो बार बार ये कोशिशें करेंगी, रिपीट करेगी, तो क्या होगा, शी विल लर्न, कुछ ना कुछ वो सीख जाएगी। शी विल लर्न हाउ टू कम आउट फ्रॉम दिस पिंजरा, ये जो पिंजरा है इससे बाहर कैसे आना है। तो हुआ क्या था, चलो थ्योरी में अच्छे से पढ़ते हैं कि क्या थ्योरी दी थी इन्होंने। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बीएड बीटीसी में भी वैसे था ये। चलिए ये एक पर्टिकुलर पिक्चर है, ये पिंजरा कह लो या एक बॉक्स कह लीजिए आप।
तो इस बॉक्स में एक कैट को बंद किया हुआ है। ये देखो, ये जो रेड कलर की यहाँ पे हैंग्ड है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, लीवर। ये लीवर है। यहाँ पर कैट का फूड देखो, कैट का फूड है, दिखाई नहीं दे रहा होगा बट कोई प्रॉब्लम नहीं, खाना रखा हुआ है। अब ये क्या कर रही है, जब इसको बंद कर दिया, ये शांत है, कुछ नहीं कर रही है, बट जैसे ही इसके सामने फूड दिया जाता है, शी इज वेरी वेरी स्टिमुलेटेड हो गई। अब इसने क्या किया, इधर उधर हाथ पैर मारे, ठीक है, एफर्ट्स लगाने स्टार्ट कर दिए कि मुझे ना खाना चाहिए और मुझे पिंजरे से बाहर आना है। दैट इज द मेन पॉइंट। तो अब उसने क्या किया, हाथ पैर मारे और इधर उधर घूमते हुए उसका हाथ जो है लीवर के पास चला गया और लीवर जो है उससे एकदम से प्रेस हो गया। जैसे ही लीवर प्रेस हुआ तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि भैया गेट ओपन हो गया। गेट ओपन हो गया तो भैया जाहिर सी बात है, अब तो बीच में कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है। गेट ओपन हो गया, बाहर आते ही खाना खा रही है वो। यानी कि क्या हुआ, पहले क्या चीज आई, पहले स्टिमुलस आया। ध्यान रखना, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने, बिहेवियरिस्ट ने अलग अलग थ्योरी में अलग अलग बातें कही हैं। जैसे कि पहले आता है स्टिमुलस आता है, यानी उत्तेजना आई पहले, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उत्तेजना के बाद रिस्पॉन्स आया, यानी कि अनुक्रिया। तो रिस्पॉन्स आया बाद में, पहले आया स्टिमुलस। ध्यान रखेंगे चीज ये, कई बार सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पूछ लेते हैं कि फर्स्ट में रिस्पॉन्स रखा गया है या फिर स्टिमुलस। चलिए बात करते हैं कि यह एक्सपेरिमेंट यह बताता है कि जब हम प्रयास यानी एफर्ट डालेंगे तो एरर्स होंगे, त्रुटियां होंगी, और लास्ट में हम क्या करेंगे, अपने गोल तक पहुंच ही जाएंगे। यानी कि हम फाइनली अपने मोटिव को अचीव करके सीख लेंगे। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा मोटिव था कि हमें ये करना था, उस तक हम इस प्रकार से पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे, हम गलतियां करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उन गलतियों को सुधारेंगे और अचानक से फिर हम उस चीज को, गोल को अचीव कर ही लेंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एरर एंड मिस्टेक थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, मतलब एग्जाम में कई बार आता है, मतलब हो सकता है कि कभी वो छोड़ दें लेकिन आता है मल्टीपल ईयर्स में। आपने देखा होगा पीवाईक्यू में थोड़ा बहुत फैक्चुअल या फिर ऐसी चीजें जिस पर किस पर किया था, ठीक है, ऑन विच एनिमल दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन, तो कैट पर किया था, बस कैट ही याद रखना है, दूसरा एनिमल आप नहीं करेंगे, क्योंकि अलग अलग एनिमल्स पे अलग अलग जो है बिहेवियर इसने काम किया है। चलिए बात करेंगे अब जो थॉर्नडाइक ने जो बाकी एक्स्ट्रा नियम जितने भी थे, एक्स्ट्रा रूल्स, अब जिसमें था मेन, एक तो था कि मेन रूल था, ठीक है, और एक क्या था कि टेम्पररी था, मतलब मेन के अलावा। इसको हिंदी में देखो मुख्य और गौण करके बोल देते हैं। तो मेन रूल और टेम्पररी रूल क्या था, प्राइमरी जो लॉ हम कह सकते हैं। प्राइमरी लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू E.L. थॉर्नडाइक, ठीक है, E.L. थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग ये प्राइमरी लॉ क्या डिस्कस करता है, ये कहता है कि हम जितना भी कुछ सीखेंगे अपने लाइफ स्पैन में, उसमें हमने फर्स्ट लॉ प्रैक्टिस करनी है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब क्या है, प्रयास का नियम। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कि प्रयास का नियम या अभ्यास का नियम। ठीक है, यह रूल बताता है कि किसी काम का हम जितना अभ्यास, मतलब हम जिस काम के लिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही बेटर तरीके से और बहुत फ्रूटफुल तरीके से हम उस चीज को सीख सकते हैं। वैसे भी आपने कोड तो सुना ही है जनरली, है ना, कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप शुरू में कुछ नहीं होते हो, भले ही आपके जीन्स बहुत अच्छे हो, आपकी हेरेडिटी के अकॉर्डिंग आपके ग्रैंड पेरेंट्स सब इंटेलिजेंट हो, आप भी बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन जब तक आप उस काम को प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उसको बार बार नहीं करेंगे, तब तक वो काम आप सीख नहीं सकते। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा फोकस इन्होंने दो बातों पर किया है, E.L. थॉर्नडाइक ने, प्रैक्टिस पर और एरर को इंप्रूव करने पर। ठीक है, एरर इंप्रूवमेंट और प्रैक्टिस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो लॉ है, द सेकेंड वन इज लॉ ऑफ रेडीनेस। देखो ये रेडीनेस का लॉ क्या बताता है कि हम किसी भी काम करने के लिए ना एक अपना अंदर से इंटरेस्ट होता है, एक हमारी रेडीनेस होती है, हम कितनी जल्दी किसी काम को सीखना चाहते हैं। देखो दो चीज है, या तो कोई हमें बाहर से रीइंफोर्स कर रहा है कि भैया ठीक है आप सीख जाओ नहीं तो पिटाई हो जाएगी, या फिर इस चीज का गलत इफेक्ट पड़ेगा, आप जबरदस्ती सीख रहे हैं, ठीक है सीख रहे हैं, बाहर वालों ने बोला है। लेकिन अगर आप उस चीज के लिए अंदर से रेडी है, ठीक है, यानी कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है, आप उस चीज को काम को करने के लिए तत्पर है, तो वो जो रेडीनेस है वो आपके लेवल को एक अलग ही मतलब कर देगी, मतलब आपके सीखने का लेवल ना एक बढ़िया जाएगा और दूसरे लोगों से हटकर रहेगा। तो ध्यान रखना, कभी भी
तत्पर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि रेडी रहना किसी भी काम को सीखने के लिए, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, लर्निंग के लिए आप कुछ भी चीज सीखने जाओ, आपको यू शुड बी ऑलवेज रेडी टू लर्न दैट। 2 हो गए, दोबारा से देखो, देयर आर 2 मेन रूल्स, दैट इज व्हाट, फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड द सेकेंड वन इज लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि तत्परता का नियम। तो मेन में तो हमने 2 चीजें कर ली हैं जो इतने मेन रूल्स थे। ठीक है, अब बात करते हैं जो जितने भी इसके अलावा टेम्पररी रूल्स है वो क्या कहते हैं, वो हम देखते हैं। अब थर्ड वन इज लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव। देखो देखो ये भी बहुत बड़ी चीज है कि कोई भी रूल मतलब जिसमें जिस काम को करने के बाद हमें ना सेटिस्फैक्शन मिलता है, उस काम को करने का ना मजा ही अलग होता है। मैं दोबारा कह रही हूँ कि जिस काम को करने के बाद आप सेटिस्फाइड फील करो, तो आप ना कोशिश करोगे कि आप उस काम को दोबारा करने का ट्राई करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि एक हमारा जो मन होता है, एक जो ह्यूमन मतलब इंट्यूशंस होते हैं, वो उसी काम को करना दोबारा चाहते हैं जिनसे उनको खुशी मिलती है, जिनसे उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, और जहां से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है, हम उस काम को फिर रोक देते हैं। ये किसी के साथ भी हो सकता है, आप, मैं, बच्चा हो, कोई भी, किसी भी एज में। देखो अगर किसी काम को करने के बाद मान लीजिए आपको ये एक, मैं मान लो मतलब हमारी सोसाइटी की बात करूं, तो पनिशमेंट दे दिया गया किसी काम को करने के बाद जब आप छोटे थे, तो आपको ये पता लग गया कि भैया सोसाइटी में अगर ये वर्क करोगे तो ये पनिशेबल ऑफेंसेस में आता है ये, तो आप ऐसा करो, इसको हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसको करने के बाद तो हमें ना तकलीफें ही मिलती है। लेकिन अगर आप किसी काम को करते हो और आपको उसका अवार्ड मिल रहा है, या फिर आपकी तारीफ हुई है, या आपको अच्छा फील कराया जा रहा है, तो डेफिनेटली आप चाहोगे कि हाँ भाई दोबारा मुझे ये काम करना चाहिए। तो एक जो इफेक्ट होता है ना काम करने का, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि जो एक इफेक्ट वाला नियम होता है कि जिस चीज का प्रभाव हमारे ऊपर अच्छा पड़ता है, उस चीज को हम डबल सीखना चाहते हैं, और जिस चीज का इफेक्ट गलत पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा, उस चीज को हम गलत सीखना चाहते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी स्टूडेंट को अगर उसने कुछ अच्छा किया है, उसको अवार्ड दिया गया है, तो डेफिनेटली वो उस काम को दोबारा करेगा। उसने कुछ काम किया, उसको पनिशमेंट दी गई, तो वो उस काम को नहीं करेगा। ऑल्दो देखो हर किसी पे ये रूल अप्लाई नहीं होता है, एक्सेप्शन है भाई, अलग अलग लोग हैं दुनिया में, तो अलग अलग एक्सेप्शन है। बाकी जनरल सी मैंने आपको बात बता दी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कुछ सेकेंडरी लॉज, जो कुछ टेम्पररी लॉज होते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। इसमें क्या है कि इसमें एक नया काम सीखने के लिए बहुत सारे रिस्पॉन्स करने पड़ते हैं और प्रयास करने पड़ते हैं, और उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम होती है। तो वो E.L. थॉर्नडाइक ने क्या कहा था कि मतलब उन्होंने कहा था कि पहले ना किसी चीज का मोटिव हमारे पास होना चाहिए कि हमें वो मोटिव पूरा करना है, तभी तो हम उत्तेजित होंगे, हम मोटिवेटेड रहेंगे। अब आप लोग हैं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो फालतू में तो पढ़ाई कर नहीं रहे होंगे, आपको पता है कि भैया कुछ ना कुछ एग्जाम क्लियर करना है, चाहे सीटेट हो, DSSB हो, KV हो, आपको एग्जाम क्लियर करना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो गवर्नमेंट जॉब आपके लिए क्या है, एक स्टिमुलस है, उत्तेजना है। अब उत्तेजना को पूरा करने के लिए, स्टिमुलस को पूरा करने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप ये जो पढ़ाई कर रहे हो, आप रिस्पॉन्स कर रहे हो। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स। जब रिस्पॉन्स करते करते, यानी कि जब हम कोई काम कर रहे हैं, उसे करते करते हम एक दिन क्या होता है कि हम एकदम से भाई उस काम को कर ही लेते हैं, हमें पता भी नहीं लगता कि हमारा गोल अचीव हो जाता है। तो हमें पता लग जाता है कि डेफिनेटली हमें किस टेक्निक को अप्लाई करना चाहिए लाइफ में, जिससे कि हम बाकी एग्जाम्स भी क्लियर कर ले। आ रही है बात समझ में? जैसे उन्होंने कैट के ऊपर क्या दिया था कि कैट वॉज डूइंग मल्टीपल रिस्पॉन्स, वो बहुत हाथ पैर मार रही थी कहीं से पिंजरा खुल जाए, लेकिन अचानक से जब लिवर पे उसका हाथ गया एंड द डोर वाज ओपन, उसको समझ में आया कि भैया लिवर पर आप दोबारा हाथ रखोगे तो दोबारा से डोर ओपन होगा और मुझे खाना मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको कैट से रिलेट करके सिखा दिया, बाकी बहुत सारी चीजों से आप इसको रिलेट कर सकते हो। सेकेंड वन इज आंशिक क्रिया का नियम, यानी लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। पार्शियल एक्शन क्या होता है एक्चुअली कि इसके अकॉर्डिंग हम अपने मतलब सारे जो काम होते हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में पढ़ते हैं, मतलब छोटे छोटे पीसेस में हम उसको डिवाइड करते हैं और कोशिश करते हैं कि जब हम पीसेस में काम करेंगे, थोड़ा सा पोर्शन बना के काम करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, काम जल्दी हो जाएगा। जैसे कि अब जैसे घर का ही काम होता है, तो अक्सर क्या होता है कि भाई घर वाले कह देते हैं कि भैया आप ये करो, आपका काम ये है, तो यानी कि छोटे छोटे पीसेस में हमने काम को तोड़ लिया। तो इससे भी क्या होता है कि काम भी जल्दी हो जाता है और देर भी नहीं लगती, और बहुत, देखो यहाँ पे लिखा है ना शीघ्र, यानी कि स्पीड के साथ होता है और ईजी हो जाता है। क्लियर? तो तोड़ के भी हम काफी चीजों को सीख सकते हैं।
जैसे अगर मैं टीचिंग में ही बताऊं, मान लीजिए आपको फ्लावर्स के प्लांट मतलब फ्लावर्स के आपको पार्ट्स पढ़ाने हो, ठीक है, बॉडी पार्ट्स पढ़ाने हो, तो आप पहले पूरी बॉडी, अब आपको बच्चों को बताना है कि भैया हार्ट, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बताना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जितने भी हमारे रेस्पिरेशन के पार्ट्स होते हैं ना, हमारा लंग्स है, हमारे ब्रोंकस है, ये सब, तो इनको आप पढ़ाने के लिए पहले देखो, बच्चा क्या जानता है, बच्चा ये जानता है कि भैया पूरी बॉडी है, उसके अंदर डिफरेंट काइंड्स के जो है हमारे ऑर्गन्स, तो आप बच्चे को बताएंगे पूरा डिटेल में जाके कि देखो हार्ट में ऐसे ऐसे होता है, और हार्ट में इस तरीके से प्रोसेस होता है। आप ना पीसेस में बताना चाह रहे हो उसको, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आपने पहले उसको पूरा समझाया, उसके बाद आप टुकड़ों में चले जाएंगे और बारीकी से एनालिसिस करके उसको समझाएंगे। जैसे बायो वाले बच्चे करते हैं ना, कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कभी किसी को कट कर दिया, मेंढक को और इन सबको, तो ये सब क्यों करते हैं वो, भाई जानने के लिए ना, छोटे छोटे पीसेस में उनको कट करते हैं ताकि देख सके कि क्या है एक्चुअली एनिमल बॉडी या ह्यूमन बॉडी कैसे बिहेव करती है, वो सब क्लियर है। थर्ड वन इज अ लॉ ऑफ एसिमिलेशन, यानी कि आत्मीकरण का नियम। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि नए ज्ञान को हम अपने क्या करते हैं, पुराने नॉलेज के साथ जोड़कर उसको एकदम फिक्स कर लेते हैं, और जिससे कि हमारा लर्निंग प्रोसेस क्या हो जाता है, बहुत बढ़िया हो जाता है, फैसिलिटेटिंग हो जाता है। कैसे, मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया था कि हम प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज के साथ जोड़ सकते हैं, अगर वो जोड़ने लायक है, तो अगर वो एसिमिलेट हो सकती है, तो वी कैन ऐड आवर प्रीवियस नॉलेज टू द न्यूअर नॉलेज। उससे क्या होगा कि हमारी सीखने की स्पीड भी बढ़ेगी, हमारा टाइम कम लगेगा, और हम बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। जैसे वही बाईसाइकिल वाली बात यहाँ पे ले सकते हो आप, तो वैसे और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना, तो आप एग्जाम्पल समझ सकते हो। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ एसिमिलेशन, यानी जब हमने किसी नई चीज में पुरानी चीज को जोड़ लिया, तो वो क्या बन जाएगी, हमारा लॉ ऑफ एसिमिलेशन, यानी हमने पुरानी चीजों को एसिमिलेट करके सीख लिया और जल्दी सीख लिया। क्लियर। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिस्पोजिशन एटीट्यूड। डिस्पोजिशन एटीट्यूड का मतलब कि हमारी जो एक ना हमारा होता है एटीट्यूड। आप कहेंगे कि मैडम एटीट्यूड तो गलत होता है, नहीं, एटीट्यूड वर्ड गलत नहीं है, लोग बस इसको नेगेटिव में पता नहीं क्यों ले जाते हैं। ऐसे मैं बहुत लोगों के मुंह से सुनती हूँ कि भैया इसमें तो बहुत एटीट्यूड है। भाई एटीट्यूड सबके अंदर है। एटीट्यूड का मतलब होता है हमारा मैनर्स। एटीट्यूड का अंदर क्या होता है, मतलब होता है मैनर्स, की हमारे मैनर्स। अब एटीट्यूड सब में है, चाहे 0 है, चाहे 1 है, चाहे 10 है, सब में है। एटीट्यूड हमारी प्रवृत्ति होती है, हमारा नेचर होता है। तो एटीट्यूड आपको ये बोलना चाहिए कि इसका एटीट्यूड खराब है। अगर आप किसी को गलत भी रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो आप ऐसे बोलो ना कि एटीट्यूड इसका खराब है, और अगर आप किसी का अच्छा बता रहे हो, तो आप बोलोगे कि इसका एटीट्यूड अच्छा है। समझ रहे हो बात, आप समझ गए, आप भी समझ गए होंगे। चलिए, तो लॉ ऑफ डिस्पोजिशन एटीट्यूड। अब एटीट्यूड कैसा है, ये भी बहुत हद तक हमारे काम करने की जो एक काम करना है उसको सही मतलब उसको इफेक्ट डालता है। कैसे, यह रूल हमें ये बताता है कि किसी के भी काम को करने के लिए हमारी जितनी पॉजिटिव एटीट्यूड, देखो लिखा है ना यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा एटीट्यूड भी कैसा होना चाहिए, एकदम बढ़िया मस्त पॉजिटिव। पॉजिटिव होना चाहिए, ये नहीं कि जबरदस्ती भैया ठीक है करना है तो करना है काम, जबरदस्ती काम करो और चलो, ना तो उस काम को करने में आपको मजा आने वाला है आगे, और ना ही उसका फिर कोई रिजल्ट निकलेगा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करो, पॉजिटिव ही होता है, तो उतना ही ज्यादा क्या होता है, हम उस काम को सीखते भी हैं। और अगर नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो डेफिनेटली वो काम को हम बेकार तरीके से या कम तरीके से सीखते हैं। समझ गए। अच्छा, सीखने वाली बात नहीं है, काम को करने की भी। अब जैसे मैं हूं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आए, और आप अच्छे से मतलब कोई मेरी साइड से कोई लैक ना करे, या मेरी साइड से कुछ ऐसा ना हो जो आपको समझ ना आए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कंसेप्चुअली कि आपको छोटी से छोटी चीज, लाइन, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में समझ में आए। तो ये मेरा एक पॉजिटिव एटीट्यूड है आपकी तरफ। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड मेरी तरफ कब होगा, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, जब आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, आप कभी बताएंगे मुझे इन फ्यूचर कि हो गया सिलेक्शन, तो वो सारी चीजें पॉजिटिव एटीट्यूड में आएंगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सहचर्य, लॉ ऑफ एसोसिएशन। देखो एसोसिएटिव शिफ्टिंग, अब देखो कितनी इंग्लिश में कितना सही है ना, हिंदी में देखो क्या लिखा हुआ है सहचर्य। तो कुछ चीजें अगर आपको हिंदी में समझ आ रही है, चलिए वेल एंड गुड है। लेकिन आजकल के टाइम में ना जितने भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि सीडीपी को इंग्लिश में पढ़ा जाए, क्योंकि फायदा है भाई, ठीक है, इससे समझ में अच्छे से आता है। अब एसोसिएटिव शिफ्टिंग का मतलब क्या, कि एसोसिएट करके शिफ्ट हो रही है, यानी कि इसका मीनिंग क्या है कि जो पहले वाली नॉलेज थी, कोई भी काम था उसको दूसरी सिचुएशन में भी वैसे करना। मतलब
पहले जैसा आपका एटीट्यूड था, जैसे आप काम करते थे, मान लीजिए सिचुएशन बदल चुकी है, हालात बदल गए, तो लेकिन आपका एटीट्यूड उस टाइम भी पॉजिटिव रहना चाहिए। आप उस टाइम भी अपने काम को अच्छे से बेहतरी से करें, और कुछ भी आप सीख रहे हैं तो वो भी परफेक्टली सीखे। नेगेटिव अप्रोच ना अपनाएं, ये कहता है हमारा लर्निंग का प्रिंसिपल कि नेगेटिव अप्रोच जो है वो हर जगह नुकसानदायक हो सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट इज, अब देखिए, अब थॉर्नडाइक का हमने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा है, नोट्स बना लेना, मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको बनाना है। नेक्स्ट आप जो सेकंड हेडिंग लिखेंगे, दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ बीएफ स्किनर। स्किनर सर ने क्या किया था, ऑपरेंट कंडीशन की थ्योरी दी थी, और हिंदी में देखो लिखा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अच्छा लगे आपको हिंदी में पढ़ो, नहीं अच्छा लगे तो इंग्लिश में अच्छे से पढ़ सकते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या है? अब देखो, ऑपरेंट का मतलब होता है कोई ऑपरेशन करना, क्रिया करना। कंडीशनिंग का मतलब कि किसी कंडीशन को मैच करवाना। थ्योरी आपको पता ही है। अब इस प्रिंसिपल को पहले बार किसने दिया था? अमेरिका के हार्वर्ड। देखो, अमेरिका में काफी फेमस यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड, तो हार्वर्ड के एक प्रोफेसर थे, हार्वर्ड के प्रोफेसर का नाम था बीएफ स्किनर। क्लियर? तो इन्होंने इस प्रिंसिपल को दिया था, यानी कि ये एक मार्क का आपका कभी कभी बन जाता है, किसने दिया था, हु गिव दिस प्रिंसिपल? तो स्किनर। अब स्किनर ने प्रिंसिपल में क्या कहा था वो बात करेंगे। इन्होंने सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किस पर किया था? अनुक्रिया, यानी कि रिस्पॉन्स। ध्यान देना, स्किनर और थॉर्नडाइक दोनों के थ्योरीज में थोड़ा थोड़ा चेंज है। क्या चेंज है? देखो, थॉर्नडाइक ने कहा था कि पहले स्टिमुलस आता है फिर रिस्पॉन्स आता है, बट व्हाट स्किनर सेज, स्किनर ने कहा कि पहले क्या आएगा? पहले रिस्पॉन्स आएगा, आफ्टर दैट स्टिमुलस आएगा। कैसे? चलो इसी चीज को हम ना प्रूव कर देते हैं थोड़ा सा कि कैसे इन्होंने कहा था। अच्छा, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, किस पर किया था अभी बताऊंगी। एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सबसे पहले जो चीज उनको मिली थी, दैट इज रिस्पॉन्स। उन्होंने कहा कि भैया कोई भी पर्सन हो जब सीखता है तो सबसे पहले क्या करेगा? रिस्पॉन्स। यानी पहली स्टेज कौन सी होगी? रिस्पॉन्स। सेकेंड स्टेज होगी उसकी स्टिमुलस की, यानी कि रिस्पॉन्स करने के बाद उसके अंदर एक स्टिमुलस आएगा कि भैया अच्छा हाँ मुझे ये करना है तो करना ही है। ठीक है, स्टिमुलस बाद में आता है, और जैसे जैसे रीइंफोर्समेंट मिलेगा वैसे ही वो सही काम करने लग जाता है, और अपने गोल की तरफ पहुंचने के उसमें वो एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है। क्लियर है? तो गोल के लिए पहुंचता है और बहुत ही स्पीड के साथ। तो इस तरीके से क्या कहा है स्किनर जी ने कि जो सीखने की अनुक्रिया में अगर हम रीइंफोर्समेंट लगाए तो ऑब्वियस सी बात है लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छा, लर्निंग की स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। दोबारा से सुनिए, अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा देखना है। रिस्पॉन्स नोट्स में कैसे बनाएंगे आप? पहले रिस्पॉन्स, पहले रिस्पॉन्स होगा, सेकेंड टाइम में स्टिमुलस होगा। ठीक है, पहले रिस्पॉन्स होगा, अनुक्रिया होगी, स्टिमुलस होगा, और धीरे धीरे जब उसको पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट मिलेगा तो वो धीरे धीरे और भी सीखने की तरफ और आगे जाएगा। क्लियर है चीज? तो ऐसे करके बीएफ स्किनर ने जो आपको क्या बताया, मतलब ये थ्योरी में प्रूव किया है। अब देखो कैसे। देखो, रीइंफोर्समेंट बेसिकली क्या होता है, पुनर्बलन क्या होता है? जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने, देखो कोई भी स्टिमुलस जब आप किसी के सामने पेश करते हो तो वो रिस्पॉन्स ज्यादा करने लगता है, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इस तरीके से ये क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन। इसमें जैसे मान लो अब एक पेरेंट ने बोला है कि भैया पेपर अगर आप क्लियर करते हो तो क्या होगा, आपको बाईसाइकिल या मोबाइल या बाइक वगैरह जो भी है एक दिया जाएगा, मतलब एज अ रिवॉर्ड। तो आपने अपने बच्चे को एक क्या दे दिया, एक रिवॉर्ड वाली बात की है, यानी कि आपने इस बच्चे को रीइंफोर्स कर दिया। क्या कर दिया? रीइंफोर्स। तो अब वो चाहे अगर मतलब वो पेपर पास करना भी नहीं चाह रहा होगा ना, तो वो डेफिनेटली कर लेगा, क्योंकि अब उसको पता है कि चलो भाई पेपर क्लियर होगा तो कुछ तो मिलेगा ही, है ना, कुछ प्लस एडवांस में ही बढ़िया हो जाएगा, रिवॉर्ड मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा, तो इसलिए वो पेपर पास कर लेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसकी कुछ इंटरनल मोटिवेशन नहीं है कि वो अंदर से पास कर रहा है पेपर, वो बस इसलिए कर रहा है कि ठीक है बाहर से मुझे कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है, इसे कहते हैं एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट। समझ में आया? ठीक है, मैंने एक एक चीज आपको अच्छे से बता दी है। अब हम नेक्स्ट उसकी बात करते हैं कि ये जो रीइंफोर्समेंट होता है ये डिफरेंट काइंड्स का होता है। हम पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में उसको ले सकते हैं। तो कैसे है पॉजिटिव और नेगेटिव?
पढ़ते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब कि जो चीजें हमें एक्सटर्नली बहुत ज्यादा क्या करती है, पॉजिटिव रूप से हमें मतलब रीइंफोर्स करती है, मतलब हमें मोटिवेट करती है। जैसे आप एक चीज मान के चलो कि पॉजिटिविटी में कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो मैंडेटरी है हमारे लाइफ के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि भोजन की मैं बात करूं, यहाँ पे भोजन लिखा हुआ है यानी फूड, ठीक है, फूड, वाटर, जॉब, ठीक है, और प्रेज, प्रशंसा, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसान को चाहिए ही चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि फूड को ऑप्शन में रखेगा कि भैया ठीक है नहीं खाएंगे कुछ महीने तो मर नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है ना, फूड तो है ही नेसेसरी, पानी भी है। तो कुछ ऐसी चीजें जिनके लिए आप करोगे ही करोगे। मैं कह रही हूँ आप कितने थके हुए हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको पता है आपको भूख लग रही है ना, तो आपको भूख भूख के लिए, अपनी भूख को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा और खाना लाना पड़ेगा। क्लियर सी बात है। तो ये तो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, पॉजिटिवली आपको जो है उस चीज के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। देखो किसी की तारीफ होती है तो बुरा तो लगेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, अच्छा ही लगना है। तो भाई तारीफ अगर होगी तो फिर उस काम के लिए फिर मोटिवेशन भी अच्छा मिलता है और इंसान उस चीज को फिर बहुत बढ़िया वे में पॉजिटिवली करेगा। मान लीजिए कि तारीफ नहीं हुई, कुछ और ही चल रहा है ना जबरदस्ती, तो उस काम में फिर आपका पॉजिटिविटी तो खत्म हो गई ना, वहां पर आप उस काम को ना करना ही नहीं चाहोगे। तो ध्यान रखना, ये तो मैंडेटरी है, ये हमारी लाइफ की कुछ नीड्स होती है, फूड, वाटर, जॉब, ये तो है तो और अच्छी बात है, वरना अगर नहीं भी है तो हमें तो एफर्ट डालना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब नेगेटिव क्या हो सकता है कि आप किसी को कुछ सिखाना चाह रहे हो बट आप ना उसको गलत वे में सिखा, मतलब आप सिखाना चाह रहे हो अच्छी चीज, लेकिन आपका सिखाने का तरीका सही नहीं है। मान लीजिए बच्चे ने पेपर पास नहीं किया या फिर कुछ भी चीज XYZ आपके अकॉर्डिंग गलत है, बच्चे के अकॉर्डिंग वो सही है, लेकिन अगर आप बच्चे को कह रहे हो कि बेटा तूने ये काम किया तो मैं तुझे बहुत मारूंगा, ठीक है, और बार बार यही शब्द यूज करते हो, आप उसको कुछ मोरल एजुकेशन नहीं दे रहे हो, आप जबरदस्ती उसकी पिटाई कर रहे हो, तो ये ना एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। मतलब जब हम दंड देते हैं, मतलब ये जो गलत पनिशमेंट देते हैं बच्चे को, उससे उसका जो रीइंफोर्समेंट, भले ही वो काम करेगा, ठीक है, वो डर से ही करेगा, लेकिन उसका अप्रोच सही नहीं रहेगा, वो आगे जाकर लर्निंग प्रोसेस उसका खराब हो जाएगा, क्योंकि जो चीज जबरदस्ती करवाई जाए वो आगे फायदा नहीं देती है, ठीक है। ध्यान रखना, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आएगा, जैसे कि हमारा पनिशमेंट, जैसे कि मना करना या फिर डांटना, ठीक है, स्कोल्डिंग वगैरह, मारना, ये सब चीजें ना ही करो तो बेटर है। अगर आपको सामने वाले को कुछ सिखाना है तो इट विल बी मोर बेटर कि आप उसको पॉजिटिवली रीइंफोर्स करें, कुछ अच्छे तरीके से मोरालिटी के साथ उसको समझाने की कोशिश करें। हो गए हमारे दो टाइप के रीइंफोर्समेंट, फर्स्ट वन वाज पॉजिटिव एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव, आगे हम बात करते हैं, अगर किसी को, देखो यहाँ पे लिखा है ना कि किसी ह्यूमन को अगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है तो वो उस प्रोसेस को दोबारा करने की कोशिश करता है। भाई ऑब्वियस सी बात है, आपको तारीफ मिलेगी, आपको कुछ अच्छी चीज मिलेगी सामने वाले से, तो आप उस काम को दोबारा करना चाहोगे, ठीक है। और अगर आपको जो है उस चीज का गलत रिजल्ट मिल रहा है, या आपको लग रहा है कि भैया मुझे इस काम को करके कोई फायदा नहीं है ना, सामने वाले के लिए कोई मतलब मैटर नहीं करता, तो आप उस चीज को करोगे ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि आप नेगेटिव अगर रीइंफोर्समेंट दोगे तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, इंसान उस काम को करने की कोशिश दोबारा नहीं करेगा। क्लियर है दोनों पॉइंट? आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, और अगर आती है, क्योंकि देखो थोड़े से अगर आप इसको प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा नहीं रखोगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो एक्टिवली एंगेज होके, आपको भी मैं बोलती हूँ बार बार, ठीक है, कि एक्टिवली एंगेज होके देखा करो और वन लाइनर नोट्स में इसको कंप्लीट किया करो। नेक्स्ट इज, अब बात करते हैं कि रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल क्या है। स्केड्यूल का मतलब कि कौन कौन सी, मतलब लिस्ट होती है रीइंफोर्समेंट की, अनुसूचियां जिसमें ये आता है, ये होती है लाइक इट इज ऑफ टू काइंड्स, ठीक है, दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन विल बी कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। पहला जो शेड्यूल है वो है कॉन्टिन्यूस, मतलब कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, लगातार चल रहा है। जैसे कि जब जब बच्चा या कोई भी पर्सन वो मतलब काम करेगा तो आप उसे बार बार रीइंफोर्समेंट दोगे। कहने का मतलब क्या कि मान लीजिए किसी ने किसी स्टूडेंट को आपने क्वेश्चन दिया और उसने वो सॉल्व कर लिया, ठीक है, आपने उसकी तारीफ कर दी, अच्छा सेकंड टाइम भी उसने सॉल्व कर लिया, फिर आपने उसको जो है अच्छा रिवॉर्ड दे दिया, तो बार बार वो सॉल्व करेगा और बार बार उसको अच्छा रिवॉर्ड देंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसको पॉजिटिवली रीइंफोर्स करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस
रीइंफोर्समेंट, यानी कि लगातार आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट इन रीइंफोर्समेंट की बात करूं तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, जरा नजर डालते हैं इस पर भी। देखो पार्शियल हम कह सकते हैं इसको, पार्शियल रीइंफोर्समेंट, और मेरे अकॉर्डिंगली पार्शियल रीइंफोर्समेंट बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? देखो आप किसी सामने वाले से आप चाहते हो कि वो ग्रो करे, वो अच्छा रिजल्ट आगे भी लेकर आए, मतलब ऐसा नहीं कि एट प्रेजेंट में, तो आपको ना उसको बार बार नहीं तारीफ करनी है, उसको आप थोड़े थोड़े टाइम पे थोड़ा सा डोज देते रहिए। मतलब अगर वो कुछ अच्छा करता है तो उसको थोड़े थोड़े टाइम पे आप उसकी तारीफ करिए। क्लियर है? जैसे कि इसमें हर रिस्पॉन्स में जो है रीइंफोर्स नहीं होगा, बल्कि कुछ कामों को करने के बाद ऐसा होगा। जैसे आपने बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन पूछ लिए क्लास में, और कुछ बच्चों ने क्या किया कि सबके आंसर्स दे दिए, तो ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन के बाद आप उनकी तारीफ करें। इससे बच्चे में ना नेगेटिव चीज हो जाती है, या घमंड या प्राइड जैसी कंडीशन, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, उनकी प्रेजिंग कुछ कुछ क्वेश्चन पे आप तारीफ कर सकते हैं कि यस ये कुछ टिपिकल क्वेश्चन थे और आपने अच्छे से इनको आंसर किया है, सो दैट इज वाई ये इस टाइप का रीइंफोर्समेंट किस में आएगा, पार्शियल रीइंफोर्समेंट, यानी कि आंशिक पुनर्बलन अनुसूची। ठीक है, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन ऑल द रीइंफोर्समेंट। अब बात करते हैं कि सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट। अब देखो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि अधिगम का सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत किसने दिया था? तो वैसे भी आपने उसमें पढ़ा था, किसमें भला, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी में भी पढ़ा था आपने। तो अलग अलग लोगों ने भी सोशल से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड अलग अलग चीजें दी है। वाइगॉत्स्की ने भी बोला है, जीन पियाजे ने कॉग्निटिवली बोला है, तो अलग अलग लोगों ने किया है। बट फिलहाल यहाँ पर क्या ये थ्योरी यहाँ पर क्या बोलती है, आपसे क्या मेंशन करती है कि जो लर्निंग है वो एक एक्टिव है और सोशल प्रोसेस है। ये मैं आपको बार बार कहती हूँ कि लर्निंग तभी हो सकती है जब आप एक्टिवली एंगेज रहे, और दूसरा सोसाइटी के अंदर 4 लोगों से सीखने की कोशिश करें। आ रही है बात समझ में? यानी कि एक्टिव प्रोसेस और सोशल प्रोसेस, 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये 2 पॉइंट्स में सारा खेल है, वरना तो बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप समझो इस चीज को कि 2 पॉइंट में पूरा चैप्टर पूरा एंगेज्ड है इन्हीं 2 पॉइंट्स में। क्लियर? चलो, इस थ्योरी में अधिगम प्रक्रिया यानी कि जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो आपस में एक दूसरे से कोरिलेट करता है और इंटरैक्शन पर बेस्ड होता है। देखो बार बार मैं कह रही हूँ, जितने भी ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि सोशल थ्योरी को देने वाले जितने भी लोग थे ना, साइकोलॉजिस्ट वगैरह, इन्होंने ना एक बात कही थी कि जब तक कोई इंसान सोसाइटी को अडॉप्ट नहीं करेगा वो सीख नहीं सकता नया। कुछ लोग ना सोशल नहीं होते लेकिन सीखते वो भी है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो देखो उनकी फैमिली भी तो एक सोसाइटी है, तो सोसाइटी में सारी चीजें आएंगी, फैमिली आएंगी, स्कूल्स में टीचर्स आएंगे, कलीग्स आएंगे, पीयर्स ग्रुप आएंगे, बहुत सारे लोग आ जाते हैं सोसाइटी में। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे, बिना सोसाइटी के तो देखो फिर तो एक जो एनिमल होता है ना जंगल में, वो वाली कंडीशन हो जाती है। बल्कि एनिमल भी सोशल होते हैं, एनिमल भी अकेले नहीं रहते है ना, उनका भी एक ग्रुप होता है, तो भैया उनकी अलग बातचीत होती है, सोशल तो वो भी है। खैर आगे देखते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। अब अल्बर्ट बंडूरा को ना ऐसा पूछा, मतलब ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काउंटेड एज सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी कि निम्न में से कौन जो है वो संरचनावादी जो है मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो ध्यान रखना, जीन पियाजे नहीं है, वाइगॉत्स्की नहीं है, लेकिन अगर बंडूरा का नाम होगा तो डेफिनेटली ही इज द वन, ये है अल्बर्ट बंडूरा। देखो कितने अच्छे से स्माइल कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने कहा था, मतलब ये थे कहाँ कि कनाडा के थे, और कनाडा में इन्होंने क्या किया था, मतलब उन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी सी थ्योरी दी थी जिसका नाम था सामाजिक अधिगम यानी कि सोशल लर्निंग। ठीक है, सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग थ्योरी में इन्होंने क्या बोला था कि वही चीज है कि कोई भी इंसान सोसाइटी में जो चीजें एक्सेप्टेबल है उनको फॉलो करने की कोशिश करता है, और जो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसको माना ही नहीं जाता सोसाइटी में, उसको वो फॉलो अप नहीं करता, उससे दूर रहने की कोशिश करता है। ऑल्दो बहुत सारे जो है क्या है, मतलब एक्सेप्शन रह चुके हैं हमारे हिस्ट्री में, बट उसकी बात हम नहीं करेंगे, हम जनरल पर्सन की बात कर रहे हैं कि ऐसा होता है। अब वो क्या कहते हैं देख लेते हैं। इस थ्योरी में उन्होंने क्या किया है कि दूसरों के बिहेवियर को देखकर सीखा जाता है और सोसाइटी में एक मान्य व्यवहार यानी कि एक्सेप्टेबल बिहेव किया जाता है, उसको ही अपनाया जाता है, और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को नेग्लेक्ट किया जाता है। कहने का मतलब क्या कि कोई भी जो सोशल पर्सन है वो कैसे सीखता है,
चार लोगों को देख के सीखेगा और उस चीज को सीखेगा जो अच्छी है। ठीक है, वैसे तो देखो आजकल सभी लोग सभी कुछ सीख लेते हैं, बट मेजोरिटी में अगर मैं बात कहूँ तो लोग वही सीखेगा जो पूरे सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, जिसके लिए कोई उसे मतलब सुप्रीम कोर्ट में पनिशमेंट नहीं मिलेगी या किसी भी कोर्ट में, तो ऐसी चीजें सीखता है। बाकी देखो दुनिया भर के लोग हैं, दुनिया भर की चीजें हैं, वो तो एक खैर बात की बात है। फिलहाल आप समझ गए। ठीक है, तो ये चीज होती है। और इस चीज को कौन लेके आए थे सबसे पहले? अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। इस थ्योरी में मतलब इस थ्योरी को अलग अलग कौन से नाम से आप जान सकते हैं। तो एक तो हो जाएगा ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी, हिंदी में देख लीजिए अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। और ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी का मतलब आप समझ रहे हो ना कि सामने वाले को ऑब्जर्व करके आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। दूसरा है इमिटेट करना, इमिटेशन थ्योरी कह सकते हो आप इसको। तो इमिटेशन थ्योरी में सामने वाले को जब फॉलो अप करते हैं, सामने वाले को कॉपी करने लगते हैं, उसके आइडियल्स को देख, जैसे हर किसी का कोई ना कोई आइडियल बन जाता है ना कि मेरा आदर्श ये है, तो बहुत सारे लोग उसको आइडियल बना के उसकी कॉपी कर लेते हैं और उससे सीखने लगते हैं। तो डेफिनेटली ये भी चीज सही है, होता है ये। तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी वाली चीज भी सही है और लिमिटेशन वाली, इमिटेशन, ऑब्जर्वेशन, और थर्ड वन इज मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या होता है कि कोई भी चीज को ना आप एज अ मॉडल क्रिएट करने लगते हो। ठीक है ना, मॉडल के रूप में उसको पढ़ने लगते हो। अब जैसे हमारा पूरा ग्लोब है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे ग्लोब के ऊपर कोई चढ़ के गया हो या पूरे वर्ल्ड में घुमा हो। देखो बहुत सारे लोग हैं पूरा वर्ल्ड भी ट्रैवल कर चुके हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन किसी ने ना ऐसा नहीं किया कि पूरा कंप्लीट 100% हो चुका है। तो ग्लोब को अगर मैं मान लीजिए आपको ग्लोब चैप्टर पढ़ाना है, मुझे आपको ग्लोब समझाना है, वर्ल्ड को क्रिएट करना है, तो बेसिकली मैं आपको कैसे सिखाऊंगी? एक मॉडल लूंगी। ठीक है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आपके सामने एक 3D मॉडल लूंगी या पेपर पे सिखाऊंगी। तो यानी कि एक मॉडल से मैं आपको सिखा रही हूँ, तो ये भी एक सिखाने का बहुत अच्छा तरीका है। क्लियर है? तो पहली थ्योरी ऑब्जर्वेशन लर्निंग, सेकेंड लिमिटेशन, एंड द थर्ड वन इज मॉडलिंग थ्योरी। कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस थ्योरी, ये तो हो गया है। ठीक है, इसके आगे देखिए। अब इन्होंने किन किन मतलब कैसे, ये लास्ट बिल्कुल चीज चल रही है, इस थोड़ा सा इस थ्योरी को समझ लेना। इन्होंने क्या किया था, एक बेबी डॉल पर यूज किया था। मतलब डॉल क्या ली थी इन्होंने कहा था कि भैया एक बच्चा है और उस बच्चे के हाथ में डॉल है, तो इन्होंने कुछ मतलब उसके सामने ना 3 पिक्चर्स लगाई। मतलब एक पर्टिकुलर बच्चा लिया इन्होंने और उसके ऊपर उसको 3 पिक्चर्स दिखाई। 3 पिक्चर्स में क्या दिखाया समझना। फर्स्ट पिक्चर में दिखाया कि बच्चा जो है डॉल से मतलब काफी ज्यादा अफेक्टेड है, प्यार कर रहा है, क्योंकि उसको सिखाया गया है कि सोसाइटी में अगर भाई सब भाईचारे के साथ ब्रदरहुड प्यार से रहे तो अच्छा है। तो उसने क्या किया, उस डॉल को बहुत मतलब अपने मतलब लगा के रखा अपने पास, उसको साथ खेलती रही। दूसरी पिक्चर में उसको दिखाया गया कि भैया सोसाइटी से भी सीखना चाहिए और सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमें बिहेव करना चाहिए। तो उसने क्या किया, सोसाइटी के अकॉर्डिंग डॉल को भी सिखाना चाहिए, मतलब घर के काम वगैरह। तो उसने डॉल को फिर सिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये वो लड़की बिहेव कर रही थी अपने डॉल के साथ पिक्चर्स को देखकर। थर्ड में देखा, थर्ड एक पिक्चर उसको दिखाई गई जिसमें टोटली वायलेंस का यूज था। वायलेंस मतलब हिंसा दिखाई गई उसमें। उसमें मतलब मर्डर कर रहे हैं लोग और किसी के मन में किसी के लिए कोई ह्यूमैनिटी नहीं है, सब एक दूसरे को नीचे दिखाने में और मारने में लगे हुए हैं। तो वो चीज वायलेंस दिखाई। तो यहाँ पर बच्ची का बिहेव थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब वो डॉल को मतलब दूर फेंक देती है और मतलब नफरत करने लगती है या मारने लगती है। तो यानी कि बच्चे का बिहेवियर चेंज हो गया ना, जैसे उसने पिक्चर्स देखी अलग अलग, तो उसका बिहेवियर जो चेंज है वो उसी के अकॉर्डिंग अडॉप्ट हुआ। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि जब बच्चा फर्स्ट स्टेज पे होता है तो उसे अच्छी चीजें ही सिखानी चाहिए। अच्छी चीज आप दिखाओगे तो उस अर्लियर स्टेज से वो जितना अच्छा सीखेगा तो आगे जाके भी ये पॉसिबिलिटी ही रहती है कि वो अच्छा ही करता है। क्लियर है? तो ये अल्बर्ट बंडूरा की कुछ थ्योरीज थी जो इन्होंने अप्लाई की थी। इसके अलावा बंडूरा के अलग अलग स्टेजेस है लर्निंग के, वो आप देख लीजिएगा। पहला है अटेंशन, यानी कि आप जब भी कोई काम सीखते हो तो सबसे पहला टर्म है कि आपको अटेंशन मतलब अटेंटिव होना है उस चीज के लिए, आपका अटेंशन पूरा रहना चाहिए उस काम के लिए। हिंदी में लिखा हुआ है अवधान। ठीक है, नेक्स्ट इज रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब ये नहीं कि आपने सुन लिया और बस सुन के उसी टाइम एक्टिव थे और चलते बने। मतलब जो आपने सुना है, मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो उसको रिटेंशन भी तो दो, उसको अपने अंदर मतलब आप किसी जगह पे स्टोर तो करो अपने माइंड में या नोट्स में। तो रिटेंशन करना बहुत जरूरी है, यानी कि उसको काफी देर तक मतलब
लिख के रखना या कहीं पर भी स्टोर करके रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। आपने जो सीखा है आप उसको कितना रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, यानी कि वो कुछ आपके काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ रहे हैं तो आपको अपना गोल क्लियर करना है, तभी आपका रिप्रोडक्शन होगा। द लास्ट वन इज मोटिवेशन। अभी प्रेरणा भी बहुत जरूरी है भैया, ठीक है। अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो क्या फिर लर्निंग हो पाएगी? बेकार। मोटिवेशन तो खैर सबसे ही जरूरी है। थैंक यू सो मच। ये हो गया हमारा लास्ट। तो इस तरीके से हमने देखा पूरा, जो मतलब ये जो कुछ 2-3 वीडियोस में मैंने आपको समझाया है, एक तो था लर्निंग, उसके बाद हमने प्रिंसिपल्स पढ़े, सारी की सारी थ्योरीज देखी, थॉर्नडाइक की, स्किनर की, और जितने भी चीजें हो सकती थी इंपॉर्टेंट वो हमने एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ ली। कोई भी आपका और कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो पीवाईक्यू से रिलेटेड, वो आप पूछ लेना। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके साथ हमारा जो हमारी पूरी टीम है, कोई भी दिक्कत है आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिल सकते हैं हम, और नेक्स्ट टॉपिक में हम और भी एंथुजियाज्म के साथ मिले, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और आप अच्छे से पढ़ेंगे, वैकेंसी की तैयारी अच्छे से करेंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। और सीडीपी की सीरीज को हम कुछ ही टाइम में फिनिश करने वाले हैं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो चुके हैं, कुछ ही बचे हैं जो मैं कुछ लास्ट उसमें करवा दूंगी। उसके बाद हम पीवाईक्यू लगाएंगे। और मैं उम्मीद करूंगी कि आपका अब जो है अच्छा मतलब पूरा कंसेप्ट जब आपको क्लियर होगा तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अच्छे से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लगे रहिए पढ़ाई में। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।